हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी आर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी सीरीज चल रही है। तो और उसी वीडियो की सीरीज में ये अगला वीडियो है जो कि होने वाला है। और इसमें हम गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है गुप्त वंश से जो क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसकी जो क्रोनोलॉजी है राजाओं की, शासक की, उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे श्रीगुप्त इनका पहला शासक था, यही संस्थापक माना जाता है। और बात करें पहला प्रतापी राजा की बात करना, जो महत्वपूर्ण है वो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य वंश का है, लेकिन ये चंद्रगुप्त जो है प्रथम जो है, ये क्या कहते हैं, गुप्त वंश से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर पहले श्रीगुप्त है, फिर घटोत्कच माना जाता है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम है, फिर समुद्रगुप्त आता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपका आता है रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, फिर कुमार गुप्त प्रथम आता है, फिर स्कंदगुप्त आता है। ठीक है, इसके बाद पुरगुप्त है जो कि आता है। और अंतिम शासक की बात करें तो इनका अंतिम शासक कौन माना जाता है, जीवित गुप्त द्वितीय को है, जो कि गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए श्रीगुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त जो है 275 एडी में गुप्त राजवंश की स्थापना इसने की थी। इसे महाराज गुप्त भी कहा जाता है। और चीनी यात्री जो था इत्सिंग, इनके अनुसार श्रीगुप्त ने मृग सिखावन में चीनी पुरोहितों के लिए एक मंदिर, जिसे चीन का मंदिर कहते हैं, उसे बनवाया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा, घाटोत्कच की बात करें तो प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को प्रथम गुप्त राजा है जो कि माना जाता है। वहीं बात करें तो स्कंदगुप्त का जो सुपिया का यानी जो रीवा का अभिलेख है, वहाँ से गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से समय से ही आरंभ मानी जाती है। और बात करें घटोत्कच को ही हम महाराज की उपाधि भी है जो कि देते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। घटोत्कच का तो देखिए उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा है जो कि बनता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला वह प्रथम गुप्त शासक था। संभवतः लिच्छवी राजकुमारी जो थी कुमार देवी के साथ विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने यह उपाधि है जो कि धारण की थी। ठीक है, इस विवाह से उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में विशेष वृद्धि है जो कि होती है। और चंद्रगुप्त प्रथम ही एक था जिसने 319-320 में गुप्त संवत का जो है स्टार्ट किया था, यानी 319-320 एडी में इसने क्या स्टार्ट कर दिया था, तो ध्यान दीजिएगा, गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा है जो कि स्टार्ट किया गया था। इसके बाद देखिए समुद्रगुप्त है जो कि राजा बनता है, शासक बनता है। इसका देखिए वास्तविक नाम काच था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसने अपनी विजय के संकेत में अपने आप को समुद्रगुप्त है जो कि धारण कर लेता है, यानी समुद्रगुप्त नाम ये रख लेता है। इसको देखिए आगे बात करें तो इसका जो दरबारी कवि था वो हरिशेर था। ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। इलाहाबाद का जो प्रशस्ति अभिलेख है, यहाँ से समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में ही जानकारी मिलती है। यह अभिलेख अशोक के स्तंभ लेख पर है जो कि खुदा हुआ है। इस अभिलेख की तिथि समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय से लौटने के पश्चात है, जो कि अश्वमेध यज्ञ करने से पहले निश्चित की गई थी। इसमें देखिए 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा हैं जो कि चलाई थी, जैसे गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता और वीणावादन। गरुड़ मुद्राएं जो थी सर्वाधिक लोकप्रिय थी। सिक्कों पर उसने व्याघ्र, पराक्रम, अप्रतिरथ, अपराक्रमांक आदि जो क्या कहते हैं विरुद्ध धारण है जो कि किए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें नाम है जो कि लिखवाए थे इसने। इसके बाद देखिए ये स्मिथ है, वैज्ञानिक थे, यानी इतिहासकर्ता थे एक प्रकार से। इन्होंने समुद्रगुप्त ही है जो कि इन्होंने कहा था कि ये भारत का नेपोलियन है। और उसने जो है धरती बंद यानी पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य है जो कि बनाया था किसने, समुद्रगुप्त ने। संपूर्ण गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही है जो कि सर्वराज्योच्छेता विरुद्ध का प्रयोग है जो कि किया जाता है इस शब्द का। इलाहाबाद स्तंभलेख में समुद्रगुप्त के अभियानों को 4 श्रेणियों में है जो कि बांटा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। पहली श्रेणी में दक्षिण के 12 राजाओं के विरुद्ध जो कि इसने अभियान है जो कि चलाए थे, इसे समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, लेकिन बाद में इन्हें स्वतंत्र कर दिया। और इसे ही इसने धर्म विजय नीति है जो कि कहा था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए अगला जो शासक समुद्रगुप्त के बाद बनता है वो रामगुप्त था। ठीक है, इसमें देखिए बात करें तो धार के जो राजा भोज थे, इनके द्वारा लिखित श्रृंगार रूपकम में ऐतिहासिक जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें देखिए बाढ़ के जो हर्षचरित और राष्ट्रकूट राजा जो अमोघ वर्मा है, इस अमोघ वर्मा प्रथम के 871 एडी के संजय पत्रों आदि में इसके बारे में विवरण है जो कि मिलता है। रामगुप्त ने देखिए शक राजा से
पराजित होकर अपनी प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को देना स्वीकार कर दिया था। ठीक है, यानी ये शक राजा जो था इससे हार जाता है और अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए अपनी पत्नी को ये शक राजा को है जो कि दे देता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मगर इसका जो छोटा भाई होता है चंद्रगुप्त, इसने ध्रुव देवी के वेश में शक राजा का वध कर देता है, उसे धोखे से मार देता है। इसके बाद क्या कहते हैं, बाद में रामगुप्त को भी ये मार देता है इसका छोटा भाई। और क्या कहते हैं, शादी कर लेता है ये विधवा जो ध्रुव देवी थी उससे शादी कर लेता है। ठीक है, और ये शासन भी है जो कि करने लगता है, यानी राजा बन जाता है। इसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय है जो कि माना जाता है एक प्रकार से। ठीक है, इसको देखिए आगे बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो पुत्री थी इसकी प्रभावती, इसका विवाह वाकाटक जो राजा था रुद्रसेन इससे करता है, लेकिन रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को उनकी राजधानी है जो कि दूसरी राजधानी बना दी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। इसने जो है नागवंश की राजकुमारी जो थी कुबेर नागा, इससे विवाह किया और वाकाटक और कदम्ब राजवंश से क्रमशः अपनी पुत्री और पुत्र का जो कि वह विवाह करता है। ये महरौली स्तंभ लेख जो है इससे जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंग देश के बाहली की संभवतः जो हिंदू कुश पर्वतों के पार जो पल्क है इस पर विजय प्राप्त करती है ये। और इसने शकों के उन्मूलन के लिए पंजाब जाकर कुषाणों को भी है जो कि परास्त करता है और इसी को यह बाहलिक विजय की संज्ञा है जो कि देता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसने अपने साम्राज्य को अरब सागर तक बढ़ाया और सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ प्रायद्वीप को भी ये जीत लेता है। गुजरात और काठियावाड़ की विजय जो है उसकी व्याघ्र शैली के सिक्कों द्वारा प्रमाणित होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त की उपाधि है जो कि धारण की थी और उसे देवगुप्त प्रथम भी है जो कि कहा जाता है। अब देखिए कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो कुमारगुप्त की आरंभिक तिथि जो थी बिलसड़ अभिलेख 415 एडी में उसने चांदी के सिक्कों पर उसकी अंतिम तिथि 455 एडी है जो कि प्राप्त होती है उस समय। इसे महेंद्रादित्य भी है जो कि कहा जाता है किसे, कुमारगुप्त प्रथम को। कुमारगुप्त ने विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए जैसे धनुर्धर प्रकार के, तलवारधारी प्रकार के, अश्वमेध प्रकार के, घुड़सवार प्रकार के, सिंह घातक प्रताप के और चीता घातक प्रकार के जो कि चलाता है और हाथी प्रकार के भी ये चलाता है। इसने कई नवीन प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि प्रचलित करवाई थी। इन मुद्राओं पर गरुड़ की जगह मयूर की आकृति है जो कि इसने उत्कीर्ण कराई थी। अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर देता है, जिससे स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में इस आक्रमण का उल्लेख है जो कि मिलता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसकी शासनकाल में है जो कि नालंदा का जो बौद्ध महाविहार है इसकी स्थापना है जो कि की गई थी। अब बात करें स्कंदगुप्त की तो देखिए स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था ये हूणों पर विजय प्राप्त करना था। हूणों का प्रथम भारतीय आक्रमण था ये। ठीक है, हूणों का भारत पर। ठीक है, इसके नेता जो थे खुशनेवाज थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है जो आक्रमण किया गया था। इस विजय के संबंध में अधिकांश सामग्री जो है ये भीतरी स्तंभलेख से है जो कि मिलती है। ठीक है, इस पराक्रम के कारण यह इसे विक्रमादित्य की उपाधि है जो कि मिलती है। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो बनी सुदर्शन झील है इसका पुनर्निर्माण है जो कि करवाता है। यह कार्य कौन करता है तो गिरनार नगर के महापौर जो थे पड़दत्त, इसके पुत्र चक्रपालित ने जो कि कराया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। पड़दत्त को उसने सौराष्ट्र प्रदेश पर राज्य करने के लिए नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने देखिए सर्वनाग को अंतर्वेदी का विषयपति और भीमवर्मा को कौशल प्रदेश का अधिकारी है जो कि नियुक्त करता है। स्कंदगुप्त को काहोम स्तंभलेख में क्या कहते हैं तो शक्रादित्य और आर्य मंजूश्री मूलकल्प है जो कि कहते हैं। इसमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प में इसे देवराय और जूनागढ़ अभिलेख में इसे परिक्षिप्त वृक्षा है जो कि कहा जाता है। अब देखिए पूर्वगुप्त उतना महत्वपूर्ण है, बस ये ध्यान दीजिएगा। जीवित गुप्त था, जीवित गुप्त द्वितीय, यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको देखिए हूण के बारे में भी आपको उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं, बस ये ध्यान दीजिएगा। तोरमाड़ का जो पुत्र था, हूणों का जो महत्वपूर्ण शासक था ये तोरमाड़ था और तोरमाड़ का पुत्र ही है जो कि मिहिर कुल था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हूण जाति से ही संबंधित था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 552 एडी में मिहिर कुल को यशोधर्मन ने पराजित किया था और होनसांग के अनुसार पराजित होने के बाद उसने कश्मीर में है जो कि आश्रय प्राप्त करता है। गुप्त काल में प्रशासन की बात करें तो देखिए राजनीतिक राजतंत्रीय प्रशासन था उस समय। ठीक है, राजा का शासन होता था और गुप्त राजाओं में देवत्व का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय था, यानी राजा को देवता माना जाता था। समुद्रगुप्त को यहाँ पर देवता कहा गया था। ठीक है,
और गुप्त सम्राटों में परम देवता, परम भट्टारक, एकाधिराज, महाराजाधिराज, पृथ्वीपाल, परमेश्वर, सम्राट और चक्रवर्ती जैसी उपाधियां फेमस थी। इसी प्रकार कुमार देवी ने अपने पति जो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ मिलकर शासन जो कि चलाए थे, यानी महिलाओं की स्थिति इस समय अच्छी थी। इसी प्रकार प्रभावती गुप्त ने भी वाकाटक राज्य का संचालन जो कि किया था। यहाँ पर कभी कभी रानियों को परम भट्टारिका यानी सम्मान की सर्वोच्च अधिकारी तथा परम भट्टारिका राक्षी महादेवी है जो कि कहा जाता था। यहाँ पर और क्या महत्वपूर्ण, देखिए सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार की बात करें, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इसे बनवाया था और अधिकारी कौन था, तो पुष्यगुप्त था। इसके बाद अशोक के समय में तुषास्क है जिसने इसका जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद रुद्रदामन के समय में सुविशाख ने है जो कि इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद स्कंदगुप्त के शासन में चक्रपालित ने है जो कि इसका जीर्णोद्धार कराया था। अब देखिए गुप्तकालीन केंद्रीय अधिकारियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए महासंधि विग्राहक जो इम्पोर्टेंट उसे हम देख लेते हैं। तो इसमें संधि व युद्ध का मंत्री या परराष्ट्र मंत्री होता था। इसके बाद अक्षय पटलाधिकृत की बात करें तो राजकीय पत्रों या रिकॉर्ड का मंत्री होता था। इसके बाद राजा मात्य की बात करें तो सम्राट का यह परामर्शदाता होता है। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। महाबलाधिकृत होता है सेनापति। महाश्वपति अश्वसेना का प्रमुख होता है। दंडपाशिक क्या था, तो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता है और इसे चाट एवं भाट भी है जो कि कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण, देखिए प्रशासकीय विभाग की बात करें तो देखिए साम्राज्य के कई नाम थे, जैसे राज्य, राष्ट्र, देश, मंडल, पृथ्वी और अवनी। इन्हें प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों को विषयों में और विषयों को ग्रामों में और ग्रामों के भाग को अग्रहार है जो कि कहा जाता था। अग्रहार और पट्ट है जो कि कहा जाता था। ठीक है, अब आगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, देखिए जिला प्रशासन की बात करें तो जिला या जनपद को उस समय विषय कहा जाता था और उनके अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। नगर की बात करें तो नगर प्रशासन एक परिषद यानी नगर महापालिका द्वारा चलाया जाता था और नगर का सर्वोच्च अधिकारी पुरपाल या नगर रक्षक है जो कि होता था। ठीक है, ग्राम प्रशासन की बात करें तो देखिए शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसके अधिकारी को देखिए ग्रामिक है जो कि कहा जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है और इनके सदस्यों को महत्तर है जो कि कहा जाता था। आगे न्याय विभाग का देखिए इस समय उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जो न्याय व्यवस्था थी ये इस समय विकसित थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए गुप्तकालीन कर की बात करें, टैक्स जो लगता था तो इसमें देखिए भोग जो होता था ना, ये राजा को प्रतिदिन फल फूल एवं सब्जियों के रूप में दिए जाने वाला कर था जिसे भोग कहा जाता था। भाग की बात करें तो राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला जो छठा हिस्सा मिलता था यानी 1/6 ये भाग कहलाता था। इसके बाद बात करें तो विष्टि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये पेपर में, तो ये देखिए गुप्त काल में यह एक प्रकार का कर था। इसके बाद दशापराध, ये 10 अपराधों के लिए जुर्माना होता था। मेय की बात करें तो अन्य के रूप में दी गई कर अदायगी को मेय कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए सामाजिक व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पर सती होने का प्रमाण है जो कि मिलता है और सबसे पहले सती होने का प्रमाण भानुगुप्त का जो एरड़ अभिलेख है वहाँ से जानकारी मिलती है। पर्दा प्रथा का जो प्रचलन था ये केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों में है जो कि देखा जाता था इस समय। फायान और रोहन के अनुसार इस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, वेश्याओं को यहाँ पर देखिए गणिका है जो कि कहा जाता था और प्रचलित थी, वेश्यावृत्ति प्रचलित हो गई थी। कुटनी की बात करें तो ये जो है उन वेश्याओं को कहा जाता था जो व्रत हो जाती थी। ठीक है, और नॉर्मल वेश्याओं को गणिका है जो कि कहा जाता था। ठीक है, देवदासी प्रथा भी है जो कि इस समय चलती थी। स्कंदगुप्त का जो इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख है इसमें कुछ क्षत्रियों द्वारा वैश्य का कार्य करने का उल्लेख है जो कि मिलता है। देखिए शूद्रों ने कृषि कार्य को अपना मान लिया था। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जो थे इन्होंने कहा कि शूद्र वर्ग नमः शब्द का प्रयोग कर पंच महायज्ञ कर सकते हैं और फायान कहता है कि समाज में अस्पृश्यता है जो कि प्रचलित थी। इसके बाद देखिए बात करें यहाँ पर इनकी स्मृतियों में जो अन्य व चंडाल कहा जाता था, किसे कहा जाता था, तो ये एक अछूत जाति थी जिसे अन्य या चंडाल है जो कि कहा जाता था। फायान ने इस जाति का उल्लेख किया था। इस जाति की उत्पत्ति ब्राह्मण जो स्त्री और शूद्र पुरुष से होने पर है जो कि इसकी उत्पत्ति होती थी, यानी महिला ब्राह्मण हो और जो पुरुष होता था
वो नीच जाति का हो, इन दोनों के जो बच्चा होता था उसे चंडाल कहा जाता था या अन्याय जो कि कहा जाता था। इस समय दास प्रथा का भी प्रचलन था। नारद ने 18 प्रकार के दासों का है जो कि उल्लेख किया है। अब देखिए भूमि के प्रकार की बात करें तो क्षेत्र, वास्तु भूमि, चरागाह भूमि, सील भूमि और अपराहत भूमि है। अपराहत भूमि जंगल भूमि थी। सील भूमि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी। क्षेत्र कृषि योग्य और वास्तु निवास योग्य थी। अमरकोश रचना किसके द्वारा की गई है तो देखिए अमर सिंह काफ़ी नॉर्मल है और यह जो है 12 प्रकार की इसमें भूमि का उल्लेख है जो कि मिलता है। उर्वरा भूमि, ऊसर, मरु, अपृहत, सद्रवल, पंकिल, जल, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। अमरकोश की बात करें तो इसमें कताई, बुनाई, हथकरघा और धागों का है जो कि जानकारी मिलती है। इसके बाद बात करें मंदसौर अभिलेख में जो है रेशम बुनकरों की जानकारी है जो कि मिलती है। इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण देखिए निगम का जो प्रधान होता था ना उसे श्रेष्ठी है जो कि कहा जाता था। और गुप्त शासकों ने देखिए ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो कि चलाई हैं और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार है जो कि कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इनके समय में देखिए जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी यानी जो निर्यात की जाती थी इसमें देखिए मसाले, औषधि, जड़ी बूटियाँ, कीमती पत्थर, मोती, सूती कपड़े, हाथी दांत, सीपी, रेशमी धागे, नीला चंदन की लकड़ियाँ आदि सब की जाती थी। और आयात की बात करें तो देखिए सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मूंगत, टीन, शीशे के बर्तन आदि जो हैं ये हम इंपोर्ट करते थे। ठीक है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तट के जो देखिए पोर्ट हैं इनके नाम ध्यान दीजिएगा ताम्रलिप्ति, घंटसाला, कटोरा, ये सब क्या कहते हैं आपके पूर्वी तट में स्थित थे। बात करें पश्चिमी तट पर स्थित तो पश्चिमी तट में भड़ौच, कैम्बे, सोपारा, कल्याण आदि बंदरगाह है जो थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। गुप्त काल के देखिए अंतिम चरण में पाटलिपुत्र, मथुरा, कुम्हार, सोनपुर, सहरौरा और गंगा घाटी के कुछ नगरों का ह्रास है जो कि हो जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब आगे बात करें यहाँ पर और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए विक्रम संवत 529 के मंदसौर अभिलेख जो था इसका आरंभ जो है सूर्य की स्तुति से है जो कि किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए मथुरा अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त जो फर्स्ट था इसी के समय हरिस्वामिनी नाम की एक जैन महिला है जिसने जैन मंदिर को दान है जो कि दिया था। और हर्षियड जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है इसने ही लिखा है हर्षियड ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो संधि विग्राहक था यानी साव वीरसेन की काव्य शैली के विषय में जानकारी का जो एकमात्र स्रोत है वह उदयगिरी गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण है और यह पाटलिपुत्र का निवासी था। गुप्त काल में जो चीनी रेशम था उसे हम क्या कहते थे तो चीना नानसुक कहते थे और रेशे से निर्मित कपड़े को दुकूल है जो कि कहा जाता था। धार्मिक अवस्था की बात करें इस समय गुप्त काल में तो देखिए यहाँ पर गुप्त सम्राट जो होते थे ये स्वयं को परम भागवत कहते थे और उनके सिक्कों पर देखिए विष्णु की सहचरी लक्ष्मी तथा मुहरों पर विष्णु के वाहन जो था गरुड़ भगवान इनका चित्र है जो कि देखा जाता है। बुद्ध गुप्त ने एक अभिलेख में विष्णु ध्वज या विष्णु के ध्वज दंड का उल्लेख है जो कि किया है। स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ शिलालेख है इसमें विष्णु की स्तुति से ही है जो कि प्रारंभ होता ही है। कुमारगुप्त और बंधुवर्मा के मंदसौर शिलालेख में सूर्य की उपासना का है जो कि वर्णन मिलता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि जो आपके दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न द्वीप हैं यहाँ पर हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार है जो कि होता है इन्हीं के समय में। अब देखिए फाहियान की बात करें तो देखिए फाहियान जो है यह भारत में आता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। बौद्ध धर्मानुयायी थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। आगे बात करें देखिए साहित्य की इम्पोर्टेंट है कालिदास की रचनाएं देखिए। ये देखिए कालिदास जो है गुप्तकालीन विद्वान था और इनकी तुलना जो है इंग्लैंड के शेक्सपियर से जो कि की जाती है। इनकी रचनाएं ध्यान दीजिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम ये चंद्रगुप्त के दरबार के थे। भास की बात करें तो इसका समय 300 AD के आसपास निश्चित किया जाता है। इन्होंने देखिए बालचरित, स्वप्न वासदत्तम, दूत, घतोत्कच, कर्णवार, उर्ध्वक, पांचरात्र ये सब चीज़ें लिखी हैं। सूत्रक की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना मृच्छकटिकम ही है। और ये देखिए मृच्छकटिकम जो था ये संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक रोचक नाटकों में से संबंधित है। भट्टी की बात करें तो इसने भट्टी काव्य या रावणवध जो है लिखी हुई है। विष्णु शर्मा की बात करें तो देखिए ये भी गुप्त काल से संबंधित है और इन्होंने पंचतंत्र की रचना है जो कि की है और वर्तमान में इसके लगभग 50 से अधिक भाषाओं में है जो कि इसका क्या है ट्रांसलेशन हो चुका है इस बुक का।
ठीक है। और पंचतंत्र 5 भागों में बटा हुआ है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। भारवी की बात करें तो इनकी रचना जो है कीर्ता अर्जुनीय में है और यह जो है महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। मात्रगुप्त की बात करें तो कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, इससे जानकारी मिलती है इनकी। मात्रगुप्त ने भरत के नाट्य शास्त्र पर कोई टीका है जो कि लिखी हुई है। पुराण की बात करें, देखिए पुराण को वर्तमान स्वरूप की रचना जो है इन्हीं के समय में होती है, गुप्त काल के समय में। ठीक है। कामंदक की बात करें तो इन्होंने देखिए नीति सार कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित था और इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अन्य ग्रंथियों की बात करें, देखिए अमर सिंह का जैसे कि मैंने बताया तो अमर कोश है और महायान संपरिग्रह लिखा है और वात्स्यायन की जो है कामसूत्र बुक है। दांडी की कौन सी है तो काव्य आदर्श और 10 कुमार चरित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के देखिए नवरत्न ध्यान दीजिएगा कौन कौन है तो अमर सिंह, धनवंतरी, हरिशेर, कालिदास, छपड़क, शंकु, वराहमिहिर, वररुचि और वेताल भट्ट। और फील्ड इनकी ध्यान दीजिए, अमर सिंह शब्दकोश से संबंधित है, धन्वंतरी चिकित्सा, हरिशेर कविता से, कालिदास जो है नाटक और कविताओं से संबंधित है, छपड़क ज्योतिष से, शंकु स्थापत्य कला से, वराहमिहिर ज्योतिष से, वररुच व्याकरण और वेताल भट्ट जादू से संबंधित था। आर्यभट्ट की बात करें, देखिए आर्यभट्ट जो है इन्हीं के समय में था और इसने सूर्य सिद्धांत है जो कि लिखा था। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण है जो कि बताए थे। ये पहले नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर है जो कि घूमती है। वे अपने समय के महान गणितज्ञ थे और उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास भी है जो कि किया था और इन्हीं के प्रयासों से है गणित को खगोल विज्ञान से जो कि अलग किया गया था। कायस्थों की बात करें तो इसका देखिए सर्वप्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य ने है जिसने किया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। पूग जो था, देखिए पूग या नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति होती थी और कुल की बात करें तो समान परिवार के सदस्यों की समिति होती थी। व्यापारियों की समिति होती थी जिसे हम निगम कहते थे और निगम का प्रधान जो है श्रेष्ठी है जो कि कहलाता था। ठीक है। ओसरम स्मृति में कायस्थ की एक जाति के रूप में जो कि उल्लेख मिलता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। नारद ने कहा था कि संतान विहीन व्यक्ति की संपत्ति राज्य को प्राप्त हो जानी चाहिए, यद्यपि राजा का कर्तव्य है कि वह विधवा का पालन पोषण करे। नारद ने इसे यही सनातन धर्म है जो कि माना था। नारद और पराशर की बात करें तो इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन है जो कि किया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। छंदोबद्ध एवं चंपू काव्य शैली के लेख लिखवाने की शुरुआत जो है समुद्रगुप्त ने ही है जो कि किया था। सबसे अधिक 14 प्रकार के सिक्के जो है कुमारगुप्त के समय में है जो कि चलते हैं। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को जो है संरक्षण है जो कि दिया था। भगवत गीता की बात करें तो देखिए भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। ठीक है। यानी भीष्म पर्व के अंतर्गत है जो कि आता है ये। गुप्तकालीन जो कर हैं धान्य भूत वैष्टिका जिसे बेकार कहते हैं, भट्ट प्रलय चारासन, ये सब चीज़ें आपके गुप्तकालीन कर थे। ठीक है। और यहाँ पर आगे बात करो, देखिए भास्कर प्रथम जो इनकी रचनाएं देखिए इसकी भी इम्पोर्टेंट है। भास्कर प्रथम ने देखिए आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत पर भास्कर प्रथम की टीका जो कि लिखी है और उनकी पुस्तक देखिए महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य। वराहमिहिर की बात करो, देखिए खगोल शास्त्री थे और उन्होंने प्रसिद्ध बुक बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका है जो कि लिखी है। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्म सिद्धांत है जो कि इन्होंने लिखा है। ठीक है। चिकित्सा की बात करें तो कि चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट्ट ने आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग हृदय की है जो कि रचना की है और नवीनतकम की रचना गुप्तकाल में इन्हीं के द्वारा है जो कि की गई है। गुप्तकालीन चिकित्सकों को शल्य शास्त्र के विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी और इसी काल में है जो कि अणु सिद्धांत का भी प्रतिपादन है जो कि किया गया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। गुप्तकालीन मुद्रा की बात करें तो देखिए सोने के प्रारंभिक गुप्त सिक्के जो हैं उत्तरकालीन कुषाणों के सिक्कों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन गुप्त शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं जो कि चलाए थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट अभिलेख ये ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए समुद्रगुप्त से संबंधित जो अभिलेख हैं ऐरड़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, नालंदा, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित उदयगिरी है और मथुरा स्तंभ लेख, सांची अभिलेख और मेहरौली। कुमारगुप्त के प्रथम से विलसड़ का अभिलेख, उदयगिरी का अभिलेख और मंदसौर का अभिलेख है। स्कंदगुप्त की बात करें तो काहोम, भीतरी और इंदौर का है। कुमारगुप्त द्वितीय की बात करें तो सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख है। भानुगुप्त का ऐरड़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है, इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख पहली बार मिलता है। इसके बाद बात करें तो और इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, तो ये आपको देखिए गुप्त काल से संबंधित जो जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो फैक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें हमने देख लिया है। और यदि आपको अच्छे से सब चीज़ें फॉलो करनी है तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की मिल जाएगी, तो आप अच्छे से उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।